गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम टू योर ओन चैनल माधव इंस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। तो आज की पहली न्यूज़ है दिल्लीज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस। अच्छा, अब जो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। उसमें अराउंड 3 टर्मिनल्स हैं। 3 टर्मिनल्स मतलब 3 बड़े बड़े एरियाज हैं, उन तीनों को मिला के एक एयरपोर्ट बना है। तो वहीं जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसको वाटर पॉजिटिव स्टेटस मिल गया। अब वाटर पॉजिटिव स्टेटस का मतलब क्या है? वाटर पॉजिटिव स्टेटस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इतना पानी यूज़ नहीं होता कि जितना वो वापस दे देते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे अब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, तो उसमें अराउंड एक साल में 40 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं इधर से उधर। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह 40 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये जो 40 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं तो इसमें कितना सारा पानी यूज़ होता होगा। लेकिन जो पानी यूज़ होता है उसी को ये स्टोर भी करते हैं। बहुत सारा पानी ये स्टोर भी कर लेते हैं। जैसे रेन वाटर इधर ना, जो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है इधर अराउंड 625 रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जिसके कारण बहुत सारा पानी सेव होता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं, जिसके कारण बहुत सारा पानी सेव होता है। तो ये पानी इतना यूज़ नहीं करते जितना सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अराउंड ये जो ग्राउंड के रिजर्वायर्स हैं, अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं, इसकी अराउंड कंबाइंड कैपेसिटी है 9 मिलियन लीटर कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, 9 मिलियन लीटर की कैपेसिटी, जो कि बहुत सारा पानी सेव करती है। तो मेन चीज़ ये थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया जिसने वाटर पॉजिटिव स्टेटस को अचीव किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। तो आज की सेकंड न्यूज़ है द साइंस टेक्नोलॉजी एंड पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर इन स्पेस। अच्छा, अब जैसे हमें पता है ये जो बहुत सारे नेशन है, जैसे यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब नेशंस क्या करते हैं कि इनको अपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन पावर को बढ़ाना है, ये अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहते हैं? अभी सभी के सभी सोच रहे हैं कि ये मून के ऊपर और रिसर्च की जाए। अभी जैसे सभी मून के ऊपर रिसर्च तो करना चाहते हैं, लेकिन मून के ऊपर रिसर्च कैसे की जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई काम दिया जाता है कि मेरे को किसी जगह की रिसर्च करनी है, तो मेरे को उस जगह पर जाकर रहना होगा। अगर ऐसा तो नहीं ना कि मैं यहाँ पर रहकर ही किसी और जगह की रिसर्च कर लूँगा, तो मेरे को उस जगह पर जाना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए। तो वैसे ही अभी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा कर रही हैं कि वो मून के लिए अलग-अलग स्पेस प्रोग्राम बना रही है कि वो मून पे जाके नई एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो मेन काम ये होना चाहिए कि हमें मून पर जाना है, मून पर जाकर वहाँ पर लैब्स बनानी है, और वो लैब्स कैसे, उस लैब्स को प्रॉब्लम वही बात ये है कि उस लैब्स में पावर कैसे आएगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी। तो इसी में ना यूएसए ने एक चीज़ सोची। यूएसए ने एक प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में उन्होंने क्या किया, 2030 के अराउंड वो एक स्पेस पर एक मून के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। अब मून के ऊपर 2030 मतलब यूएसए जो है वो 2030 में मून के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा। अब न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होगा तो हमारी रिसर्च बढ़ेगी, हमारी इनोवेशन बढ़ेगी। तो ये मेन इस चीज़ का पूरा कॉन्सिक्वेंस और पूरा कंक्लूजन कि 2030 में यूएसए ने एक प्लान लॉन्च करेंगे जिसमें वो मून के ऊपर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होगी और हम इनोवेशन और रिसर्च के ऊपर आगे बढ़ पाएंगे मून के ऊपर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की सेकंड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी थर्ड न्यूज़ पे। तो आज की थर्ड न्यूज़ है डीओटी ऑर्डर टू प्री इंस्टॉल गवर्नमेंट ऐप ट्रिगर स्टॉर्म। अच्छा, अब डीओटी का मतलब क्या है? डीओटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ना, इन्होंने बोला है कि मतलब कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने बोला है कि आप ये ऐप सभी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। तो ऐप का नाम है संचार साथी ऐप। अब ये संचार साथी ऐप में ना बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है, पर बहुत हम ना इसके ऊपर पूरा एक देखेंगे, इसके पॉजिटिव देखेंगे, इसके नेगेटिव देखेंगे, सरकार क्या बोल रही है, ऑपोजिशन क्या बोल रही है, हम पूरी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब संचार साथी ऐप है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि आप जितनी भी फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं उनके ऊपर उनके ऊपर उनका बताना कि ये हमें फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं तो ये हमें नहीं आनी चाहिए। उस मतलब उनके ऊपर पूरा एक केस टाइप कर देना कि उनकी हम प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस कर सकते हैं संचार साथी ऐप में। तो फिर हमें पता लग जाएगा, तो फिर उसके बाद हम वो प्रोसेस करके हमें ये जो फ्रॉड कॉल्स आती है, स्पैम कॉल्स आते हैं, ये नहीं आएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो बहुत सारे जैसे इंडिया में ना IMEI नंबर होते हैं। एक IMEI नंबर, हर एक फ़ोन का डिफरेंट IMEI नंबर होता है। तो उस एक नंबर के ऊपर ना बहुत सारे फेक नंबर बनते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नंबर का ही कोई और फेक नंबर बनाकर यूज़ कर रहा होगा और हमें पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक IMEI नंबर होता है। तो ये नंबर से बहुत सारे और फेक नंबर्स बन रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह के फ़ोन होते हैं, एक एंड्रॉयड, एक आईफ़ोन्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो एप्पल है, जो आईफ़ोन बनाती है, उसको बोला कि आपको ये संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अपने फ़ोन में, आईफ़ोन्स में, जो कि इंडिया में आएँगे।
तो आईफोन ने बोला तो एप्पल कंपनी ने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इंडिया के लिए अलग से स्टॉक बनाना पड़ेगा जिसमें और खर्चा आएगा और लेबर यूज़ होगी, ठीक है। तो एप्पल ने बोल दिया हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा कर देते हैं, अगर वो संचार साथी ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी कंट्रीज और उठ के आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि उनका जो ऐप है उसको भी आप प्री इंस्टॉल करिए, तो ऐसे उनका खर्चा बढ़ जाएगा। तो जो आईफोन है उन्होंने जो एप्पल है उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस चीज़ को, क्योंकि और इसमें ना सरकार ने एक चीज़ गलत ये की कि सरकार ने पूछा नहीं एप्पल को, मतलब कि एप्पल कंपनी को पूछा नहीं कि आपको कि आप ये कर सकते हो। उन्होंने सीधा ऑर्डर दे दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो ये गलत चीज़ होगी, इसके कारण भी एप्पल गुस्सा हो गया और उन्होंने मना ही कर दिया, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इसमें ऑपोजिशन का क्या रोल है। अब ऑपोजिशन जो हमारी ऑपोजिशन सरकार है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो क्या बोल रही है, वो उसमें बोल रही है कि क्या पता ये सरकार की कोई टैक्टिक्स हो। अगर सरकार सबके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करवाना चाहती है तो क्या पता इससे प्राइवेसी ब्रीच हो रही हो। प्राइवेसी ब्रीच का मतलब कि अगर हमने ये ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद हमारी जितने भी इन्फॉर्मेशन, हमारे जितने भी पर्सनलाइज चैट्स हैं, हमारे जितने भी पर्सनलाइज नंबर हम जिनसे बात करें वो सब रिकॉर्ड होंगी और वो सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर एक और सेगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी। अब ये जो राइट टू प्राइवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट है तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी हमारी प्राइवेसी को ब्रीच नहीं कर सकता, वरना हम फंडामेंटल राइट को अपने यूज कर सकते हैं अगर कोई हमारी प्राइवेसी ब्रीच करता है, जो कि होता है आर्टिकल 21, ठीक है। तो इसके अलावा संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड ऑन ओन फोन्स, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला कि सबको अपने फोन में ये डाउनलोड करना चाहिए। और जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर उन्होंने भी ये बोला कि अगर आपको लगता है कि प्राइवेसी ब्रीच हो रही है आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको डिलीट कर दें, उनकी फिर भी हिडन फाइल्स हमारे फ़ोन में रहती हैं जिसके कारण वो सब चीज़ें हमारी ट्रैक कर सकती हैं। तो हमें किसी भी ऐप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना। मेन बात ये है कि जो ऑथराइज्ड ऐप है उसी को यूज़ करना है और सोच समझ कर यूज़ करना। अगर हम सोच समझ कर नहीं यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को, किसी भी लिंक को खोलेंगे, किसी को भी ओटीपी दे देंगे तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी का भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें संचार साथी ऐप का, तो इसमें अराउंड 2.48 लाख कंप्लेन आ चुकी हैं कि जो कि फ्रॉड कॉल्स की, स्पैम कॉल्स की हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये संचार साथी ऐप का मेन फंक्शन ये था कि ये टेलीकॉम साइबर फ्रॉड को कम करेगा, उसकी प्रिवेंशन करेगा और IMEI नंबर की वेरिफिकेशन सही से करेगा ताकि और कोई फेक नंबर बनाकर इसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की थर्ड न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पे। हमारी फोर्थ न्यूज़ एक रिपोर्ट से रिलेटेड है। पहले मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ। न्यूज़ है कि न्यू IIMAD PFI रिपोर्ट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स इन लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। एक दो हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एक है IIMAD जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, और एक है PFI जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। PFI का मतलब है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो और एक IIMD जिसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ये दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है जिस रिपोर्ट को हम बोलते हैं अनरेवलिंग इंडियाज डेमोग्राफिक फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर स्टेट्स एंड यूटीज फ्रॉम 2021 to 2051, ठीक है। तो इसमें हमें दो आइलैंड के बारे में बताया गया, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो कि इंडिया के राइट हैंड साइड, जो कि बे ऑफ बंगाल वाला साइड है, उस साइड पड़ता है, और जो हमारा लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी वाली साइड पड़ता है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल वाली साइड और लक्षद्वीप अरेबियन सी वाली साइड, ठीक है। तो इसमें बोला कि इनकी तो ये जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड है ना, ये आइलैंड वाली जगह है। तो आइलैंड वाली जगहों में क्या है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कि फॉर एग्जांपल कभी भी कुछ साइक्लोन आ सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि ये पानी के आसपास है। तो इधर डिस्ट्रक्शन होने के, कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी में ना लक्षद्वीप में बोला जा रहा है कि यहाँ की पॉपुलेशन, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन भी बढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप में 2016 में अराउंड 67,642 की पॉपुलेशन थी, लेकिन 2051 आने तक 74,194 की हो जाएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 67 से 74 ही गई है तो कितना फर्क ही पड़ रहा है, कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन ये इतना सा फर्क भी ना बहुत ज़्यादा फर्क है। अराउंड 9.68% का फर्क पड़ रहा है। जो अगर ये लोग बढ़ जाएंगे ना तो उधर जितना उनका प्रोडक्शन होता है ना वहाँ पे, वो उन्हीं लोगों के लिए यूज़ में हो पाता है। लेकिन अगर और लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो उनके पास इतने खाने की चीज़ें नहीं होंगी, इतना वो यूज़ नहीं कर पाएंगे जितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। सेम अंडमान निकोबार में है कि वहाँ पे 2016 में अराउंड 3,98,310 लोग थे, लेकिन 2051 तक 4,21,135। तो 1 लाख का डिफरेंस है, लेकिन ये 1 लाख का डिफरेंस भी इन जगहों के लिए बहुत ज़्यादा है। अराउंड 5.73% का मतलब मेजर पॉपुलेशन का ग्रोथ आ रहा है। तो अगर ये सब होता रहेगा ना तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इन दोनों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वहाँ पर इतने रिसोर्सेज नहीं रहेंगे जो कि इस पॉपुलेशन को वो दे पाए, ठीक है। तो मेन बात ये है कि इसमें हमें पता चलता है कि लक्षद्वीप की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो ज़्यादा है, एक हायर परसेंटेज रेट पे है एज कम्पेयर टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की फोर्थ न्यूज़। अब हम चलेंगे आज की लास्ट न्यूज़ पर। आज की लास्ट न्यूज़ है बायोटेररिज्म, अ सीरियस थ्रेट वर्ल्ड नॉट रेडी, सीरियस थ्रेट
सीरियस थ्रेट एंड वर्ल्ड इज नॉट रेडी, एस जयशंकर। अब हमें पता है हमारे जो मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स से, उनका नाम है शिवराज जयशंकर। अब वो जो है उन्होंने बोला कि जो बायो टेररिज्म है वो एक बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट है और अभी वर्ल्ड इसके लिए रेडी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बायो टेररिज्म का मतलब होता है, प्राइम एग्जांपल बायो टेररिज्म का अगर कोई दिया जाए ना तो वो है कोविड-19। अभी जैसे कुछ हिसाब से रिसर्च चल रही है कि इसको बोला जा रहा है कि ये गलती से आया था कोविड-19, कोई बायो टेररिज्म नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक बायो टेररिज्म ही था कि मतलब कि अब इसका एक और अगर इसका एग्जांपल लें, अगर फॉर एग्जांपल हमें पाकिस्तान पे बायो टेररिज्म करना, हम कैसे करेंगे? हम वहाँ की कोई जो रिवर जहाँ से सभी लोग पानी यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई वायरस, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया फैला देंगे, जिससे बहुत सारे लोगों पर में वो वायरस और बैक्टीरिया चला जाएगा, और वो वायरस और बैक्टीरिया जाने के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम प्राइमरीली कहते हैं बायो टेररिज्म, ठीक है? तो 1939 से 1945 में ना सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, हमको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, जिसमें यूएसए जीत गई और जापान हार गई। और यूएसए जीतकर जापान हार गई, और इसी में ना जापान ने अपनी एक मिलिट्री की यूनिट भेजी थी चाइना में। अब उसने चाइना में क्यों भेजी थी? चाइना में भेजी थी ताकि वो चाइनीज़ लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर सकें, और वही एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होते हैं तो वो यूएसए पर यूज़ कर सकें, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिलिट्री यूनिट बनाई चाइना में, ताकि चाइनीज़ पीपल को वो एक्सपेरिमेंट करके उनको मार के उनको देख सकें कि क्या ये एक्सपेरिमेंट यूएसए के लोगों पर काम करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, और एक इसकी न्यूज़ भी आई थी कि जिसमें एविडेंस कन्फर्म हुए थे जर्म वॉरफेयर के, जो कि जिन्होंने ज़्यादातर किए थे जापान की एक यूनिट थी 731। ये जापान की जो यूनिट थी ये चाइना में लोकेट की गई थी, और चाइनीज़ पीपल को ये इकट्ठा करके और जापान के डॉक्टर उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे, और वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स होते थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट वो करते यूएसए पर, ठीक है? तो जापान तो इसी चीज़ को हम पूरे कंसेप्ट को हम बोलते हैं जापान विविसेक्शन। अब ये जापान विविसेक्शन में क्या था कि वो जब चाइना के लोग पकड़ते थे जापान के डॉक्टर्स, और उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रूटल और ऑब्सीन एक्सपेरिमेंट्स करते थे, ठीक है? तो ये जो यूनिट 731 है ना, वाज जापान सीक्रेट बायोफेयर यूनिट, ठीक है? यूनिट जो ऑपरेट कर रही थी। अब ये कौन सी रीजन में ऑपरेट कर रही थी चाइना में, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये कर रही थी मंचूरिया रीजन पे, एक मंचूरिया रीजन है चाइना में, तो वहाँ पर ये ऑपरेट कर रहे थे, और वहाँ के लोगों को पकड़ते थे और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि वो यूएसए पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो फिर आज के लिए कोई होमवर्क भी नहीं है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।